अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक बहुत खूबसूरत सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ है हाफिज नजमुस्सा की। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और वीकेंड भी करीब करीब है, तो वीकेंड्स के प्लान भी बन चुके होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज, लेकिन उससे पहले कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, जो कि सूरतुल अंबिया की एक आयत है। और बहुत सारे अंबिया ने अल्लाह ताला से ये दुआ भी मांगी है, तो अल्लाह के साथ की ये दुआ भी है। कुरान करीम में आया है, रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसिन, जिसका ये मफहूम और मतलब है कि ए परवरदिगार मुझे अकेला ना छोड़ और बेहतरीन वारिस तो तू ही है। तो जब सूरतुल अंबिया के अंदर ये आयत आई और बहुत सारे वाक़यात से मुतसिल ये आयत है, तो इसका ये मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले 1,24,000 पैगम्बर अंबिया जितने भी उतारे गए, वो हमारी बेहतरी के लिए आए, लेकिन उनको भी जब ज़रूरत पड़ी मदद की तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांगी। तो यकीनी तौर पर आपको भी जब ज़रूरत की मदद पड़ती है, जब निढाल हो चुके होते हैं, मुश्किल में होते हैं, मदद चाहिए हो, तो आसपास पर रिलाय करने के बजाय अल्लाह से मांगे। और अल्लाह बेहतरीन मददगार है, बेहतरीन राज़िक है, खालिक है, और वो हर चीज़ पर कादिर है, और वो बेहतरीन रास्ता आपको दिखाने वाला है। बेशक, और बहुत खूबसूरत सी दुआ से हमने अपने दिन का आगाज़ किया है। उम्मीद है कि ये दिन भी अच्छा रहेगा, आपका दिन भी अच्छा रहेगा। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन वैसे भी जो है ना, हमारा ज़रा वीकेंड का स्टार्ट हो रहा होता है, तो हम ज़रा एक्साइटेड भी होते हैं। Yes, exactly. लेकिन इस दफ़ा ज़रा एक्साइटमेंट की एक और रीज़न ये भी है कि हम वीकेंड में मैच इंजॉय कर सकेंगे। इंजॉयमेंट तो एक खैर बात होती है, लेकिन जो टेंशन हो रही होती है वो पाकिस्तानियों को ही पता है। वो एक मीम भी है ना कि बीइंग अ पाकिस्तानी क्रिकेट लवर इज़ नॉट एन ईजी थिंग। हम बड़े परेशान हो रहे होते हैं, साथ में दुआएं भी चल रही होती हैं। और आपको ये भी बता दूं कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का रुख करते हैं। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन मैच है, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो न्यूजीलैंड को ज़रा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड के बहुत से क्रिकेटर्स जो है वो बहुत से क्रिकेटर्स इंजरी का शिकार हैं और वो फिट नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड की जानिब से ये कहा जा रहा है, उम्मीद रखी जा रही है कि मैच तक क्रिकेटर्स मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएंगे। अब बात यह है कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीतना तो जरूरी है, लेकिन 84 रन्स के मार्जिन से जीतना जरूरी है। सिर्फ जीतने के हवाले से तो हम बात करेंगे ही, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये ऐसी क्रिटिकल है कि इसमें भारत के महकमा मौसमियात का कहना ये है कि कल यानी जब मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन, तो इसमें बारिश के 70 से 80% तक चांसेस है। तो मतलब अगर बारिश होगी फिर तो पाकिस्तान रह गया, ठीक है, क्योंकि नजर आ रहा है इसी तरीके से पाकिस्तान को मैच जीतना ये बहुत जरूरी है और अच्छे मार्जिन से जीतना जरूरी है। न्यूजीलैंड इस वजह से मुश्किलात का शिकार है क्योंकि लास्ट मैच वो लोग हारे हुए हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखें तो उनके 3 बड़े प्लेयर्स जो हैं, जिसमें हम लोग जिक्र करेंगे लोकी फर्गूसन का, जिसमें मार्क चैपमैन है, जिसमें बहुत बड़े प्लेयर दुनिया के केन विलियमसन है। तो ये तीनों पहले से ही इंजरीज का शिकार थे और रही सही कसर जो है वो मैट हेनरी ने निकाल दी है। तो टीम के 4 बड़े जो थंब होते हैं, जब वो ना हो तो फिर टीम की क्या सिचुएशन होगी वो आप लोग यकीनी तौर पर पहचान सकते हैं कि आपका एक कोई भी काम चल रहा हो, आपका घर हो, उसमें एक मेजर पार्ट मिस हो जाए तो सब चीज़ें रुक जाती हैं। तो अभी रुकी हुई न्यूजीलैंड टीम जो है, अगर पाकिस्तान और उनका मुकाबला होता है तो पाकिस्तान के इस वक्त हौसले बुलंद हैं, उनकी थोड़ी सी वो डाउनफॉल चल रहा है। तो हम उम्मीद तो यही करेंगे कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और पाकिस्तान जीते। लेकिन अगर ये बारिश वाली जो चीज़ है ना, इसने बहुत सारा अपसेट किया हुआ है। अच्छा, इस पर एक चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उन पर तनकीद भी की जा रही है। इस पर जो पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं इफ्तिखार अहमद, उनका ये कहना है कि टीम का मोराल बहुत अच्छा है। और बांग्लादेश से जब उनको जो है वो जीत जो है नसीब हुई तो उसके बाद से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मोराल और अच्छा हो गया। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी खास बात की, और वो हम सब लोगों के लिए, उनका कहना यह था कि जब टीम जीत रही हो तो कोई नहीं कहता कि ये बिरयानी खा रही है, लेकिन जब हार रहे होते हैं तो तब सब कहते हैं कि खिलाड़ी सही खेल नहीं रहे। तो खिलाड़ियों को पता होता है कि हमने क्या गेमिंग स्ट्रेटेजी अपनानी है। हाँ, डेफिनेटली। और वैसे भी कप्तान वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर सेलेक्टर्स मौजूद हैं, वहाँ पर एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो पहले गलतियाँ की हमारी टीम ने वो आगे जो 2 मैचेस हैं उसमें नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि अभी भी होप्स आर हाई और उम्मीद है, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो नो डाउट एक तरफ उम्मीद और दूसरी तरफ मेहनत। अब जानते हैं मजीद, जरा गपशप लगाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट जनाब आसिम खान। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आसिम साहब, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कल के हवाले से? जो कीवी टीम की एक तरफ तो वो लास्ट मैच हार गई, दूसरी तरफ उनके 4 खिलाड़ी जो है वो इंजरी का शिकार हैं। तो कुछ इस चीज़ का एज मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जी, सब पाकिस्तान को बहुत बड़ा एज है, क्योंकि न्यूजीलैंड के 4 प्लेयर जो है वो इंजर्ड हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनके मेन प्लेयर जो है वो इंजर्ड हैं। और ये टूर्नामेंट आईसीसी ने 45 मैचेस रखे हैं, ये बहुत लंबा टूर्नामेंट है। और आप ये देखें कि हर टीम के पास 15 प्लेयर हैं,
या तो इनको प्लेयर बढ़ाने चाहिए थे या इनको टाइम जो था वो बढ़ाना चाहिए था। ये बहुत 45 मैच बहुत है और इंजरी हर टीम में है। ये नहीं है कि सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम में है, हर टीम में इंजरी इस वक्त चल रही है क्योंकि ये वाहिद टूर्नामेंट है जो इतना लंबा चल रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एज इसलिए है कि पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो फिट हैं। हारिस राउफ फिट है, बाबर आजम सॉरी अफरीदी फिट है और उसके बाद वसीम फिट है। तो पाकिस्तान को माशाल्लाह काफी एज है इस बात का। सिवाय पाकिस्तान का एक जो है प्रॉब्लम है वो है शादाब। शादाब फिट नहीं है। वो उनका खेलना बनता था इस मैच में, कल के मैच में उनका खेलना बनता था क्योंकि वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। ठीक है, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, उनका बॉल वैसे स्पिन नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। मगर देखिए आप ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं इनके ऊपर भी चांस नहीं ले सकते। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कल काफी चांस है। और सबसे पहले तो बात यह है कि रन रेट तो बाद की बात है, सबसे पहले तो हमें मैच जीतने हैं। और रहेगी बात बारिश की, तो बारिश आगे भी वो उनकी प्रेडिक्शन थी इंडिया वालों की, बारिश हुई नहीं। तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टुमारो। इंशाल्लाह होप तो यही है कि हम लोग अपर हैंड रखते हैं न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड को इतनी बड़ी हमसे बड़ी टीम नहीं है, हम जहां चाहे मैच बदल सकते हैं। सही। अच्छा आसिम साहब, अगर बारिश हो भी जाए, वॉश आउट हो जाए, तो एक एक पॉइंट तो दोनों टीम्स को मिलेगा, तो क्या इससे पाकिस्तान के लिए समटाइम्स बारिश जो है हमारे फायदे में भी जो है वो हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद क्या होगा? इस दफा नहीं है जी, इस दफा जो है मैच पूरा होना चाहिए, वरना हम आउट है, हम बाहर हैं और हमें ये फेवर नहीं देगा। हमें फेवर ये देगा कि हम मैच जीते और कम से कम मैच जो है हमारा 87 रन से ज्यादा जीते, तो देन वी आर इन द रेस, सेमीफाइनल की रेस में है। अदरवाइज हमारा चांस जो है बहुत मुश्किल है। तो देखिए अब इफ्स एंड मोड्स ही हैं जो चल रही के साथ। उम्मीद तो है कि कल इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पूरा मैच खेलेगा। हमने 2-3 मैचेस पहले जब जिक्र किया था, आपसे गुफ्तगू हुई थी, तो उस वक्त सिचुएशन और थी। लास्ट 2 मैचेस में हमें जो पर्सनली पाकिस्तानी कौम भी है उनको भी नजर आया कि कुछ जान मारते हुए लड़के हमारे नजर आए हैं, चाहे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम लोग जिक्र करें, चाहे बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो ये फॉर्मेशन में तब्दीली आने की वजह से हुआ है, फ़खर को लाने की वजह से हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस पे कि जो अभी टीम बनी है जो बांग्लादेश के अगेंस्ट खेली थी वही बरकरार रहनी चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि फखर का आना बड़ा खुशाइंद है। मैंने परसों भी अपने प्रोग्राम में शाम की ट्रांसमिशन में मैंने कहा था कि फखर जो एक ऐसे बैट्समैन है, देखिए बैट पैच सारे बैट्समैनों पे आता है, बैट टाइम सबके ऊपर आता है, मगर इसका मकसद ये नहीं कि आप उनको बाहर निकाल दें। वो सीनियर कैंपेनर है और बस बड़ा प्लेयर है, वो इतना बड़ा प्लेयर है कि वो 200 भी कर सकता है एक मैच में। तो आपको फखर को लेना चाहिए और उसने परसों प्रूव किया है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड स्टिल ही इज द बेस्ट। देखिए स्कोर ना होना ये हो जाता है कभी, मगर अगर आप उसको मोटिवेट करें, आपका कोचिंग पैनल साथ है, कोचेज आपके साथ हैं, वो उनसे बात करें, उनको मोटिवेट करें, तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली यही टीम खेलनी चाहिए जो बांग्लादेश के खिलाफ खेली। अच्छा आसिम, आपने जिस तरह क्रिकेटर्स के हवाले से भी बात की है, हम अब देखते हैं तो बाबर आजम की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जा नहीं रही, तो आपको क्या लग रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच होगा उसमें पाकिस्तान की गेमिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? बिकॉज बहुत जो है अभी क्रिटिकल सिचुएशन है, तो क्या एग्रेसिव गेमिंग स्ट्रैटेजी की तरफ जाएगा पाकिस्तान या जो है थोड़ा सा डिफेंसिव होकर खेलेगा? देखिए जी, यहाँ तो हमें डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी नेचुरल गेम खेलनी चाहिए। हमारे पास स्ट्रोक्स प्लेयर हैं जो वो स्ट्रोक्स खेलें और वो खेलते हैं, जैसे आई मीन फखर जमान है, बाबर आजम जो है वो देखिए, बाबर आजम ने पूरी टीम का ठेका तो नहीं उठा रखा कि वो ही स्कोर करेंगे। और भी तो प्लेयर हैं जिन्होंने जो टीम में है, उनका भी तो काम है ना। अब टाइम है उन प्लेयरों का जिन्होंने स्कोर नहीं किया, उनको बड़ा स्कोर करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो स्कोर ड्यू है वो उनके ऊपर, रिजवान के ऊपर ड्यू है, उसके बाद बाबर के ऊपर ड्यू है, फिर जो नए हमारे बैट्समैन आए हैं आगा, वो बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। तो इफ्तिखार है, ये सब है, इनके पास क्वालिटी है और ये बड़ा स्कोर कर सकते हैं, तो इनके ऊपर ड्यू है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इसी टीम के साथ जाना चाहिए और पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। जो उनकी क्रिकेट है उसको चेंज करेंगे तो हम बिल्कुल नीचे रह जाएंगे।
अच्छा, और हमें अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें जो पावर प्ले का इस्तेमाल जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हम पावर प्ले का इस्तेमाल कर जाएंगे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा एज हो जाएगा। बिल्कुल। एग्री एग्री। अच्छा आसिम साहब ये बताइएगा कि बॉलिंग अटैक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 3 हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं जो कि कंपैरेटिवली शुरू के मैचेस के अब जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ जाती है स्पिनर्स की भी। और अगर हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान पहले खेलता है और बाद में चेस की तरफ जाते हैं, तो हमारी क्या गेमिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए? या अगर पहले पाकिस्तान खेलता है तो उस वक्त तो ऑब्वियसली एक बॉलिंग अटैक पे डिपेंड करते हैं कि कितने पे हम लोग वो है रोक सकते हैं, लेकिन अगर पहले पाकिस्तान कोई अच्छा टोटल सेट करता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चेजिंग की तरफ दूसरी टीम जाती है, तो उसमें स्पिनर्स को किस जगह पे लाना चाहिए? क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी हमें ये मसला आया था कि लास्ट में हमारे पास स्पिनर्स बच गए थे। और फास्ट बॉलर्स को किस तरीके से यूज करना चाहिए? मिड में यूज करना चाहिए, एंड के लिए बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए फास्ट बॉलर जो है, देखिए एक ये बड़ी क्रिकेट की लॉजिक है कि आपके जो मेन बॉलर है उनको आपने तो रोकना है, उनको तो 2-2 उनके ओवर 4 ओवर आपने पीछे रखने हैं उनके। ठीक है जी। आपकी जो इस वक्त कॉम्बिनेशन चल रहा है वो वसीम का और अफरीदी का बड़ा अच्छा चल रहा है, वो चलने दें। उसके बाद आप बीच में स्पिनर्स को ज्यादा लंबे ओवर ना करवाएं, उनको टाइम टू टाइम लाएं, उनको ला के उनसे बॉल करवाएं और उनको कप्तान को ऊपर खड़ा होना चाहिए उनके साथ और उनको बताना चाहिए कि इस तरह है, इस तरह है, उनको गाइड करना चाहिए। और रह गई बात हारिस रऊफ की, हारिस रऊफ को तो वो हमारे ट्रम्प कार्ड हो गए इस मैच में, क्योंकि वो एक तो तीखे, एक तो वो क्विक फास्ट बॉलर है, वो टेरर है और उनको इस्तेमाल करना कप्तान के लिए बड़ा जरूरी है और वक्तन वक्तन उनको लाना चाहिए। एकदम से उनके ओवर नहीं सारे जाया करवा लेने चाहिए। अगर उनको विकेट नहीं मिल रही जल्दी तो उनको उतार लेना चाहिए और उसके बाद फिर उनको टाइम टू टाइम 2 ओवर करवाएं, फिर उनको लाएं तो चांस लें। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि हमारे बॉलर जो है ज्यादा बड़े हैं न्यूजीलैंड के मुकाबले में। सही सही। इंशाल्लाह। आसिम बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने आज हमें आगाह किया और क्रिकेट की सिचुएशन पर हमने बातचीत भी की है, क्योंकि हम जो है एक्साइटेड बहुत होते हैं और वीकेंड है और वीकेंड पे मैच हो तो हम सारे काम छोड़ के जो है ना मैच का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और एक्साइटमेंट कल रात से, कल शाम से मुल्क भर में एक जारी हो गई है और अब ये सिलसिला हमें होता हुआ नजर आएगा। बहुत सारी स्पेकुलेशन जो थी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, तो फाइनली ईसीपी ने ऐलान कर दिया है 8 फरवरी को इंतखाबात का। और ये कल जिस तरह की सिचुएशन चली, जो लोग खबरों से आगाह हैं उनको तो पता है, लेकिन नहीं है तो हम आपको बताते हैं। कल की सिचुएशन ये थी कि ईसीपी चेयरपर्सन जो थे वो गए सदर पाकिस्तान के पास और उनके हमरा मौजूद थे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। देन वो वापस आए ईसीपी और फिर सदर की मुशावरत हुई अटॉर्नी जनरल के साथ और ईसीपी की तरफ से जो डेट दी गई थी वो थी 11 फरवरी की, इतवार के दिन। लेकिन सदर पाकिस्तान को इस पर कुछ एतराज़ात थे और उन्होंने मशवरा किया अटॉर्नी जनरल से। देन अटॉर्नी जनरल जो है वो सिफारिशात लेकर पहुंचे सिकंदर सुल्तान राजा के पास और वहां पर पहुंचने के बाद मामला जब तय पाए तो फाइनली 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे मुल्क भर में 2024। 8 फरवरी को ख़वातीनो हज़रात आप लोगों ने बाहर निकलना है अपने हक के लिए, अपने वोट के लिए, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि जब हम लोग पॉलिटिशियंस पे या हम मुल्क के सिस्टम पे, ब्यूरोक्रेसी पे तनकीद करते हैं ना यूं उंगली उठा उठा के, तो हमारा उस वक्त भी ये हक बनता है कि हम लोग बाहर निकलें और जाएं। जरा लाइन में लगना पड़ता है तो लाइन में लगें, जो कुछ भी होता है करें, लेकिन अपने जिसको हम बेहतर समझते हैं उसको वोट डालें और मुल्क की इस निजाम को जो है ना वो आगे बढ़ाएं। सही। जिस तरह अभी इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है 8 फरवरी को, पहले कहा जा रहा था कि 11 को होगा लेकिन अब 8 फरवरी को होगी, तो इसी तरह इंतखाबी मुहिम भी तेजी से अब जारी रहेगी। बहुत सी पार्टीज ने अपने दौरों का भी जो स्केड्यूल है वो भी शेयर कर दिया, अपने जलसों का स्केड्यूल भी शेयर कर दिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी मौजूद है। सबसे पहले तो सलमान गनी साहब आपको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। अब जो 8 फरवरी की तारीख फाइनल हो चुकी है, 8 फरवरी 2024 आम इंतखाबात की जो तारीख है, इसमें जो पहले अनसर्टन सिचुएशन थी पाकिस्तान की, पॉलिटिकल सिचुएशन देख लें, इकोनॉमिकल सिचुएशन देख लें, आपको क्या लगता है इससे क्या बेहतरी आएगी? देखें, ये एक कई माह से एक कंफ्यूजन की सूरत हाल चल रही थी इंतखाबात की तारीख के हवाले से, और इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ी अदालत के बड़े फैसले से पाकिस्तान के अंदर जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो ख़त्म हो गई और पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक अपनी इज्जत व तकरीम है। और अदालती फैसले का सबसे अहम बात यह है कि किसी पार्टी ने अब इसको चैलेंज नहीं किया और सब ने दिल से तस्लीम कर लिया है। गुज़िश्ता रोज़ जब समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी की तारीख तजवीज़ की थी और चीफ जस्टिस साहब ने, मैं समझता हूँ कि सदर का जो आईनी किरदार था वो बहाल किया
और सदर साहब से मुशावरत लाजम करार देते हुए अटॉर्नी जनरल को कहा कि वो मीटिंग का एहतमाम करें इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान, और वो मीटिंग हुई। और मेरी इत्तला के मुताबिक सदर साहब 4 फरवरी की डेट दे रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी की। इसमें अटॉर्नी जनरल का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था और बिल आखिर इनके दरमियान कंसेंसस हुआ है। मैं समझता हूँ कि एक दिन के अंदर इंतखाबात की डेट, एक तो पाकिस्तान की अदालत उज़्मा का एक बड़ा क्रेडिट है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तमाम पोलिटिकल फोर्सेस ने इस डेट को तस्लीम कर लिया है। अब मामलात आगे की तरफ बढ़ने चाहिए। देखें, आज पाकिस्तान के अंदर मुआशी हवाले से जो एक बहरानी कैफियत है, मुआशी सूरत हाल की बहाली और तरक्की के अमल के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर एक मुंतखब हुकूमत का क़याम अमल में आए और एक मजबूत हुकूमत बने। मजबूत हुकूमत बड़े फैसले कर सकेगी, पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ेगा। और ख़ास तौर पे अब ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस पे है कि वो एक इंतखाबी माहौल तारी करें, और इंतखाबी माहौल भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कोई इल्ज़ाम तराशी की रवश हो। आज का पाकिस्तान इस तरह की सूरत हाल का मुकम्मल नहीं हो सकता। ज़रूरत इस अमर की है कि पॉलिटिकल फोर्सेस पाकिस्तान के अवाम को ये बताएं कि उनके पास मुल्क और कौम को दरपेश जो सुलगते मसाइल है उनका हल क्या है, मंशूर क्या है, प्रोग्राम क्या है, क्या वो पाकिस्तान के अवाम की क़यादत करने की अहलियत रखती हैं। और ये बुनियादी जिम्मेदारी पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों की है, और सियासी कुव्वतें अपना एतमाद भी बहाल करें और पाकिस्तान इंतखाबी अमल के नतीजे में आगे की तरफ बढ़ेगा। जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में बनने वाला पाकिस्तान, इसके मुस्तकबिल का दारोमदार भी पाकिस्तान के अंदर मौसर और मजबूत जमहूरी सिस्टम में है। मजबूत जमहूरी सिस्टम जो होता है वो आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के साथ मशरूत होता है। और मैं समझता हूँ कि एक तरफ जहाँ सियासी कुव्वतों की जिम्मेदारी है, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का काम भी यह है कि वो अपनी बुनियादी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए पाकिस्तान के अंदर आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि बड़ी अदालत का बड़ा काम कि उन्होंने एक कंसेंसस करवा दिया है। कई महीनों से पाकिस्तान के अंदर गैर यकीनी की सूरत हाल थी, और मैं ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले इस तरह की सूरत हाल कभी कायम नहीं हुई थी। बिल्कुल। अच्छा सलमान साहब, जिस तरीके से आपने तमाम तर सिचुएशन को समअप किया, बहुत खूब, लेकिन मुझे ये बताइएगा, आप जरा पार्टीज की तरफ आ जाते हैं। इलेक्शन कैंपेन्स में अब ऑब्वियसली एक तेजी नजर आ जाएगी हमें, छोटी पार्टियां जो हैं उनकी मुलाकातें भी तेज हो जाएंगी, लेकिन एक्चुअल में सिचुएशन नजर क्या आ रही है? 2 थंब पार्टीज हमारे पास PPP PMLN वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं, और पंजाब की भी सूरत हाल समझ आती है, सिंध की भी समझ आती है, लेकिन सर KP के अंदर सूरत हाल जो है ना वो कुछ समझ नहीं आती। तो KP के अंदर ये जो छोटी पार्टियां हैं ये मिलकर कुछ कर सकती हैं। कुछ जगहों पे ये आ रहा है कि परवेज खटक साहब की नई पार्टी जो है वो भी सबकत हासिल कर सकती है। तो KP की सिचुएशन कितनी जो है ना वो मैटर करती है इस सारे मामले में? देखें KPK में इससे पहले वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और आपने जो KPK की सूरत हाल का जिक्र किया है वहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। वहाँ पर परवेज खटक एक अहम हैसियत और अहमियत में मौजूद हैं। वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और चीफ मिनिस्टर किसी भी सूबे का हो उसकी अपनी एक अहमियत होती है, उसके अपने पॉलिटिकल रूट्स होते हैं। मैं समझता हूँ कि आज से एक नई सूरत हाल बननी है, क्योंकि अब वो कन्फ्यूजन दूर हुई है। आप छोटी पार्टीज की बात कर रहे हैं, अभी ये इंतखाबी माहौल बहाल होगा, तारी होगा, और फिर ये अलाइंसेस बनेंगे। जहाँ तक अब तक की सूरत हाल की अगर बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उन्होंने इंतखाबी कैंपेन शुरू कर रखी थी। पीपल्स पार्टी PTI, मैं समझता हूँ कि इस फैसले के बाद वो जो PTI के ऊपर एक खौफो हरास था वो भी ख़त्म हुआ। सदर साहब का आईनी किरदार बहाल हुआ है। सदर साहब माजी के अंदर PTI के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, और इससे एक इत्मीनान की बात जो है खुद PTI के अंदर भी मौजूद है। मैं गुज़िश्ता रात सुन रहा था हामिद खान साहब को, उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि उन्होंने कहा कि हम हर सीट पे भरपूर अंदाज में हिस्सा लेंगे। और माजी के अंदर नजर मैं आपको बताता चलूं कि 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इसी कैफियत से 2-4 थी। उनकी लीडरशिप को भी अदालती तौर पे नाअहल करार दिया गया था। मरियम नवाज साहिबा भी जेल में मौजूद थी, लेकिन उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया। तो आज उनके पास एक मौका है कि वो अपनी लीडरशिप की तरफ देखने की बजाय पाकिस्तान के हालात की तरफ देखें और इंतखाबात में हिस्सा लें। देखें, पार्टीज अहम होती हैं, अफराद अहम नहीं होते। और अगर पार्टी मुतर्रक के किरदार
किरदार अदा करना चाहे तो उसे एक साजगार माहौल मिलना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है कि इस डेट के तयन के बाद वो पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल तारी करें जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक सियासी और इंतखाबी किरदार अदा कर सकें। सही। अच्छा सलमान, आपने कहा कि पार्टी अहम होती है, किरदार अहम नहीं होते। अब ऐसे में कुछ ऐसे भी पार्टीज होती हैं जिसमें शख्सियत परस्ती भी बहुत होती है, तो ऐसे में आप पीटीआई के किरदार को कहाँ देखते हैं? और लेवल प्लानिंग फील्ड के हवाले से देखें, साफ शफाफ इंतखाबात जमहूरियत की बका के लिए ज़रूरी है, तो कैसे सारी पार्टीज को सेटिस्फाइड किया जाए? क्योंकि आफ्टर इलेक्शंस तो हम ये सुनते हैं कि धांधली हो गई है। देखिए, सेटिस्फाई तो आप किसी को नहीं कर सकते। सेटिस्फाई तो पाकिस्तान के अवाम करेंगे, अपने हक के राय दही के इस्तेमाल से करेंगे कि वो किस पार्टी पे एतमाद करते हैं। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि आखिर ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर क्यों तारी हुई? इससे पहले कभी भी इंतखाबात की तारीख के हवाले से ये सूरत हाल ऐसे नहीं बनती थी। ये इसी वजह से तारी हुई कि उस वक्त की पीटीआई की लीडरशिप ने एक कौमी असम्बली से अपने अरकान को इस्तीफे दिलवाए और खुद दो सूबों के अंदर जो उनकी हुकूमतें कायम थी वो ख़त्म कर डाली। और सबसे ज्यादा मुश्किल उन पे यही आई, बल्कि मैं ये भी कहता चलूं कि अगर उनकी सूबाई हुकूमतें बहाल होती तो पाकिस्तान में 9 मई जैसा वाकया ना होता, जो पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक स्याह बाब है। और इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत को कमजोर किया है। ये मौका एक दिया है पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने और सदर साहब की मुआवनत से। देखें, सदर साहब का आईनी रोल भी बहाल हुआ है। ये बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी सदर साहब की थी और अगर वो असम्बलियाँ टूटने के साथ ही डेट का ऐलान कर देते तो शायद कन्फ्यूजन ने तारी ना होती। सदर साहब भी गोमगो से दो चार रहे और अब पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने उनकी इज्जत भी बहाल की, उनका रोल भी बहाल किया और इलेक्शन कमीशन को उनके पास भिजवाया। और मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल का रोल इसमें बड़ा मौसर था, बड़ा पॉजिटिव था कि उन्होंने दोनों पार्टियों को एक डेट पे मुत्फिक किया और आज इसका बाज़ाब्ता ऐलान पाकिस्तान की अदालत उज़्मा से होगा और इसके बाद कन्फ्यूजन भी खत्म होगी। इसके बाद पोलिटिकल पार्टीज का सियासी रोल भी बहाल होगा। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी फजा भी बनेगी और इंतखाबात की तरफ पेशरफ्त होगी। पाकिस्तान जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था। पाकिस्तान की बका और सलामती का दारोमदार भी जमहूरी अमल के नतीजे में है। और अब जो आपने सवाल किया कि आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात, इसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें खुद पोलिटिकल पार्टीज को भी चाहिए कि अब इल्जाम तराशी और गाली गलौज से बाहर निकलें। अब अपना एक मुस्बत सलमान साहब, आपने हमें आगाह किया, बहुत शुक्रिया। आपने हमें सियासी सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान की आगाह किया, इलेक्शंस के हवाले से बताया, इंतखाबी मुहिम के हवाले से बताया। बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपना प्रोग्राम। देखते रहिए सुबह पाकिस्तान। हमको न मिल सका फ़कत एक सुकून दिल, ए ज़िंदगी वगरना ज़माने में क्या न था। सोशल मीडिया टॉक्सिक सिर्फ उस वक्त है जब आप उसको टॉक्सिक होने दें। मेरी नीड पूरी हो रही है, वांट टू अनलिमिटेड। दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं यहाँ पर इस चीज को तालीम की कमी ही समझता हूँ। आप 3 तलाक देकर घर से ना निकाल दें। वही दवा उसका इलाज है। आखिर मसला क्या है? मुल्क में इस वक्त तवानाई का बहुत बहरान है जिसका हम सबको ख्याल करना चाहिए। इसकी बचत करनी चाहिए बिजली की, क्योंकि बचत होगी तो हमारा मुल्क रोशन और खुशहाल होगा।
वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। ख़वातीन और हज़रात, बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही ज़रूरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हम लोग जब जिक्र करते हैं पाकिस्तान का मुख्तलिफ कल्चर हमारे पास मौजूद है। और कल भी जिस टॉपिक पे हमने डिस्कशन की थी कि उसी कल्चर को एक जगह पर जोड़ कर रखने के लिए, और ख़ास तौर पर जब हम लोग इस्लामाबाद का जिक्र करते हैं कि दारुल खिलाफा है, तो यहाँ पर तमाम रंगों को बिखेरने के लिए लोक मेला सजाया जाता है। और लोक मेले को सजाने में बहुत सारे लोगों का किरदार होता है, लेकिन इसके अंदर खास तौर पर अगर हम जिक्र करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज जो है वो बढ़ चढ़ कर सामने आता है। तो लोक मेला आज से लेकर 12 नवंबर तक लोक विरसा में जारी रहेगा। और लोक विरसा की जो लोकेशन है वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, आप लोग गूगल भी करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। इस दफा ये लंबा एक तवील जो है वो दिन रखे गए हैं ताकि आप लोग जाएं, इसको एंजॉय करें। पवेलियंस यहाँ पर मौजूद होंगे, शॉपिंग स्टॉल्स होंगे, हर सूबे के खाने जो हैं यहाँ पर आपको खाने को मिलेंगे। लेकिन ये बहुत ही अहम जो है मामला, इसको सजाने में, इसको बनाने में बहुत सारी जहाँ पर शख्सियात का किरदार है, वहीं पर एक अहम शख्सियत जिन्होंने, अगर मैं यूं कहूं कि ये तमाम तर कल्चर को ना हमारा इस्लामाबाद में, क्योंकि यहाँ पर आर्ट भी कम थी और आर्ट को फ़रोग़ दिया, अरसा दराज से यहाँ पर कल्चर को महफूज करके रखा है। चाहे हम लोग PNCA का जिक्र कर लें, चाहे यहाँ पर हम लोग फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र कर लें, बल्कि अब तो फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू पाकिस्तान और इंटरनेशनली जो है वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं वेंचर्स को। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम शख्सियत, निगरान वफाकी वज़ीर बराए कौमी विरसा और सकाफत जनाब जमाल शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया जमाल शाह साहब, लोक मेला जो है आज से सजाया जा रहा है और लोक मेला में टूरिस्ट एट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लगता है इस लोक मेला की इसके अलावा क्या अहमियत है? क्योंकि हम तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, हमें तो पाकिस्तान का कल्चर देखने के लिए हमेशा हम जाते हैं इन लोक मेलों में, लेकिन जो पूरी दुनिया से लोग हैं पाकिस्तान आते हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या बेनिफिशियल है उनके लिए? देखिए, पाकिस्तान एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी की मिसाल है, बड़ी खूबसूरत मिसाल है। उसको जिस खत्ते पे हम एग्जिस्ट करते हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स एंड रिलीजन्स। हमारी कल्चरल हिस्ट्री जो है, हेरिटेज की, वो तकरीबन 9,500 साल पुरानी है। अगर हम मेहरगढ़ से शुरू करें, मेहरगढ़, फिर इंडस वैली, मोहनजोदारो, हड़प्पा वगैरह, गंधारा, मुग़ल्स, इस ज़मीन पे बेपनाह लोगों ने अपने इम्प्रिंट्स छोड़े हैं। और उन इम्प्रिंट्स की वजह से इस ज़मीन का जो इंडिजिनस कल्चर नैरेटिव है वो बहुत ही रिच है, बहुत एनविएबल है कि न सिर्फ इस खत्ते में ज़मीन की खूबसूरती जो है वो बेमिसाल है, ऊंचे तरीन पहाड़ हैं, सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, सबसे ज़्यादा तादाद में दर्रे हैं, रेगिस्तान है, समंदर, और सबसे बढ़ के लोग हैं। कई ज़ुबानें हैं, जो बड़ी बड़ी ज़ुबानें हैं, जैसे पश्तो, पंजाबी, बलोची, सिंधी, सराइकी वगैरह। इन सब का जो कौमी सकाफती बयानिया है वो बड़ा रिच है, इसलिए कि इनसे जो जुड़ी मौसीकी है या दूसरी सकाफती एक्सप्रेशंस हैं, डांसेस हुए, कहानियाँ हुई, मतलब इंटेंजिबल हेरिटेज के हवाले से बहुत रिच है। और सबसे बढ़ के क्राफ्ट्स, इन तमाम लोगों के अपने क्राफ्ट्स का एक बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ ख़जाना रखते हैं ये तमाम सूबे। तो इस्लामाबाद का मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा मेला ज़मानों से लोक मेला ही रहा है, जो फोक हेरिटेज का है। और इस साल भी हम वो मना रहे हैं 3 तारीख़ से 12 तारीख़ तक। और पूरे पाकिस्तान से जितने भी दस्तकार हैं, फ़नकार हैं, वो आएंगे यहाँ, अपना बेस्ट पेश करेंगे, शेयर करेंगे। और मेले से बेहतर कोई ज़रिया नहीं होता है कि आप अपने अपने जो हुनर हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, और उन हुनरों की वजह से लोग जो हैं जोक दरजोक आएँ और एक्सपीरियंस करें, चाहे वो आपके दस्तकारों के नमूने हों, या मौसीकी हो, या रक़्स हो, या खाने हो, लिबास वगैरह हो। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त ज़रिया है जो पूरे पाकिस्तान को शोकेस करता है। इस बार हमने ये किया है कि चूँकि हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क जो है बरादर इस्लामी, वो फ़लस्तीन है, जहाँ बहुत ज़्यादा जुल्म तशद्दुद एक ज़माने से हो रहा है। इस वक्त तो बर्बरियत की इंतहा है कि जितनी सो कॉल सिविलाइज्ड वर्ल्ड है वो एक ख़ास ताकत को जो वहाँ काबिज़ है, गासिब है, उनको शय दे रहा है, जो तवातर से रोज़ हज़ारों फ़लस्तीनियों को कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। तो हमने इस प्लेटफॉर्म को, इस मेले के प्लेटफॉर्म को एक और रुख भी दिया है।
इस मेले के ज़रिए हम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार भी करेंगे और पैगामात भी देंगे। तमाम स्टॉल्स उनके साथ यकजहती की के पोस्टर्स वगैरह आवेज़ा करेंगे। तमाम परफॉर्मेंसेस जो हैं उनसे पहले इनके बारे में बात होगी। जी हाँ, ठीक। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा, ये तमाम तर सिलसिला पाकिस्तान के लिए तो इम्पोर्टेंट है, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये बताइएगा। उनको क्या सीखने को मिलता है, कैसे वो महफूज रख सकते हैं अपने कल्चर को। और दूसरी चीज़, जो हमारे फ़नकार मौजूद हैं, जो हमारे आर्टिस्ट मौजूद हैं, उनकी कदर व कीमत में इजाफे के लिए और उनको ये फील करवाने के लिए कि आप लोग कितना बड़ा कौमी असासा हैं, ये कितना ज़रूरी है कि ऐसे मेले मज़ीद हों। बेइंतहा ज़रूरी है। यही फोरम्स है जहाँ आपके जो फ़नकार हैं या दस्तकार हैं वो अपने फ़न का इजहार करते हैं और शेयर करते हैं लोगों के साथ। आर्ट एक ज़रिया इजहार है जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत इफ़ेक्टिव है और सबसे ज़्यादा हार्मलेस भी है। कि आर्ट ने आज तक कोई सकाफत, कोई किसी तहजीब को तबाह नहीं किया, नुकसान नहीं दिया, हाँ, बढ़ाते ही रहे हैं। तो ख़ास तौर पे हमारे बच्चों के लिए, यंग जनरेशन के लिए इस तरह के मेले बहुत ज़रूरी है कि उनको ऐसे मौक़े मिलते हैं कि अपनी ज़मीन से जुड़ी जो सलाहियतें हैं लोगों की या इजहार के ज़राए, उससे वो वाकिफ़ हो जाते हैं और उनकी शख्सियत का जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो मजबूत होता जाता है। आपकी कल्चरल आइडेंटिटी मजबूत होगी तो आपकी कौमी आइडेंटिटी भी मजबूत होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चों को पता चले कि वो कौन है, किस ख़िता ज़मीन पे वो रह रहे हैं और उस ज़मीन पे क्या कुछ गुज़र चुका है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो रहा है। हमारे बच्चे बेचारे जो हैं अंग्रेज़ी की सारी राइम्स उनको याद हैं। जी जी, टंग ट्विस्टर्स भी याद हैं, राइम्स क्या नाम है, इडियम्स भी याद है, पैराबल्स भी, तरह तरह कहानियाँ भी याद, लेकिन अपनी ज़ुबानों के बारे में वो कुछ नहीं जानते। ये वो मेला है कि जहाँ उनको पता चलता है कि उनकी ज़ुबान क्या है, अपनी शनाख्त क्या है और कितना ज़बरदस्त ज़ख़ीरा उनके पास मौजूद है। तो ये बड़ा एक मेरा ख्याल है कि बेहतरीन मौका है, एस्थेटिक मौका है इजहार का और एक दूसरे से जुड़ने का। सही। शाह साहब, आपने कहा कि इंटेंजिबल हेरिटेज, इसके प्रिजर्वेंस के लिए क्या काम किया जा रहा है? क्योंकि टेंजिबल हेरिटेज है तो वो तो म्यूजियम होंगे, मेले भी सजेंगे, कुछ दिखाया भी जाएगा आर्ट कल्चर, एम्ब्रॉयडरी के थ्रू, कुजीन के थ्रू। तो इंटेंजिबल हेरिटेज को किस तरह प्रिजर्व किया जाए? देखें, इंटेंजिबल हेरिटेज के लिए लोक विरसा की प्रिजर्वेशन के लिए लोक विरसा जैसे इदारे बने थे जो ज़मानों से ये काम करते आ रहे हैं। जब से मैंने ज़िम्मेदारियाँ संभाली है, सबसे पहला काम हमने ये किया है कि एकेडमी ऑफ लेटर्स के ज़रिए हमने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें पूरे पाकिस्तान से तमाम ज़ुबानों के जो एक्सपर्ट्स थे उनको दावत दी कि वो उन ज़ुबानों से मुतल्लिक जुड़े हुए जो पैराबल्स हैं, टंग ट्विस्टर्स हैं, कहानियाँ हैं, नगमे हैं, लोरियाँ, जो भी कुछ है, पहेलियाँ, वो ले आए। मकसद ये था कि हम ये डिस्कस करके तय करें कि जी ये चीज़ें हमने पहली खेप में बदलनी है। बदलना क्या है कि ये मवाद जो हमारे पास है कहानियों की सूरत में या टंग ट्विस्टर्स की सूरत में या पहेलियों की सूरत में, इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू ब्यूटीफुल वीडियोस, एनिमेशंस, कार्टून्स और ख़ूबसूरत किताबें इलस्ट्रेटेड, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो हमारे एक खला के साथ बड़े होते जा रहे हैं और वो खला फैलता ही जाएगा, वो खला पुर हो, उनको पता चले कि वो कौन है। और वजारत जो है हमारी तय किया है हमने कि हमने एक चैनल शुरू करना है विरसे के नाम से या हेरिटेज के नाम से। हमारी पीटीवी से बात चल रही है कि हमें एक बीम उधार दे दें या फिर पैमरा से हम बाकायदा चैनल का इजाज़तनामा लेंगे और लॉन्च करेंगे। इस चैनल का काम ही ये होगा कि हमारा जितना सकाफती वर्सा है, चाहे वो इंटेंजिबल है या टेंजिबल है, तमाम ज़ुबानों का, तमाम इलाकों का, उस पर हम प्रोग्रामिंग करें, उसका प्रचार करें, लोगों को बताएं, हमारे बच्चों को ख़ास तौर पे कि वो हैं कौन और ये कितना ज़रखेज़ इलाका रहा है और आगे भी इंशाल्लाह होगा। अच्छा शाह साहब, एज ए मिनिस्टर एंड बीइंग आर्टिस्ट, जब आपने ये जिम्मेदारियां संभाली तो हम लोग इससे पहले एक सुनते आए हैं अरसा दराज से, हमारे पास बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट आते हैं जो कहीं ना कहीं ये गिला करते हुए महसूस होते हैं हमें कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट को वो कदर कीमत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी।
तो देखिए, उसके लिए अगर कुछ आप कहना मैं चाहें आगे आपका सवाल समझ गया, इसलिए कि ये हर शख्स का सवाल है। हाँ। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं ये गिला नहीं कर सकता हूँ। मुझे बैसियत आर्टिस्ट, शायद मैं ब्लेस्ड हूँ, खुशकिस्मत हूँ, मेरी बिसात से कई ज़्यादा सताइश भी मिली है और तारीफ़ भी मेरी होती रही है, मौके भी मिले हैं, लेकिन सर क्योंकि आपने एक कारवान बनाया ना और कारवान आप लेकर चल रहे हैं। जी, ये भी सच है कि यानी मेजॉरिटी जो है हमारे आर्टिस्ट वो जॉबलेस हैं। हाँ, ऐसा ही उनका कोई बाइज्जत ज़रिया माश जो है उसके मौके नहीं पैदा किए जा रहे। इस मुल्क में बहुत ज़रूरी है कि कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बहुत मजबूत हो, जगह होंगी इजहार की, स्पेसेस होंगी, तो जाहिर है वो जगह जो है डिमांड करेंगे कि यहाँ एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, तो टिकट्स थिएटर के लेके लोग पहुँच जी जाते जी, हैं। एक्टिविटीज़ होंगी तो हर एक्टिविटी के साथ आर्टिस्ट जुड़े होंगे। जब ये सारे के सारे मसरूफ़ होंगे और अपना बेस्ट जो है वो पेश कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, तो इस तगोदो में उनका जो ज़रिया महाश के जो मसाइल हैं वो भी हल हो जाते हैं। और फिर ये तमाम जगह अगर मसरूफ़ रहेंगी तो तमाम शहर जो है उनका कल्चर भी बदलता जाएगा, एक मुकालमा इस्तवार होगा, लोग एक दूसरे के करीब आएंगे, ये काम होगा जो सबसे बड़ा काम है। फिर इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए क्रिएटिव इकोनॉमी को मौका कि मतलब एनहांस करने का मौका मिलेगा, जो आपके जीडीपी का एक बड़ा ठीक ठाक हिस्सा बन सकता है। तो ज़रूरत इस बात ही है कि इस सेक्टर को फीजिबल बनाएं और सस्टेनेबल बनाएं, ताकि लोग जो हैं वो इसके साथ जुड़े हों, उनका रोज़गार जुड़ा हो, उनकी ज़िंदगियाँ जुड़ी हों और मुल्क तरक्की करता जाए और खूबसूरती से तरक्की करता जाए। अच्छा, जैसे सस्टेनेबिलिटी के हवाले से शाह साहब आपने बात की है, अब अक्सर औकात होता ये है कि एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिस्ट को, जो लोकल हमारे फनकार होते हैं, उनको कहा जाता है कि हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, लेकिन आपको इसके बदले में कोई रिम्यूनरेशन नहीं है, कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो इस हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जो लोक मेला के आर्टिस्ट होते हैं बहुत खूबसूरत और ऐसा काम जो रूटीन में हमें मार्केट से नहीं मिलता, अपने अपने इलाकों के वो कल्चर को फ़रोग कर रहे होते हैं, तो इस हवाले से क्या काम किया जा रहा है? क्या उनको प्रॉपर रिम्यूनरेट किया जाता है उनकी मेहनत? ये मेला तो सस्ता इसीलिए है कि सबको मौका मिले बाइज़्ज़त रोज़गार कमाने का और अपने इजहार का, अपना बेस्ट पेश करने का। कम से कम मेले का जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सप्लॉयटेटिव नहीं है, इसलिए कि मिडिल मैन बीच से निकल जाता है, मिडिल मैन नहीं है। दस्तकार जो हैं वो डायरेक्ट आ जाते हैं, उनके अपने स्टॉल्स होते हैं। लेकिन ये है कि वेजेस आर्टिस्टों के ठीक ठाक होने चाहिए। अब हमारे पीएनसीए के जो रक्कास हैं, हर एक ने कम से कम 5-6 साल ट्रेनिंग ली होती है। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब अभी पिछले दिनों मुझे पता चला कि उनके वेजेस जो हैं वो मिनिमम वेजेस के बराबर हैं, यानी एक मज़दूर के जो वेजेस हैं उसके बराबर वो तनख्वाह लेते हैं। इस तनख्वाह पे वो अपने काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे, उनमें मोटिवेशन कैसे पैदा होगी। तो मैंने फ़ैसला किया है कि जैसे अभी हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग होती है, मैं कम से कम उनके वेजेस डबल करवाऊँगा। बहुत खूब। और तमाम आर्टिस्टों के साथ ये होना चाहिए। होता ये है, वो आप सही कह रही हैं कि यानी उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाता है, परफॉर्म करवा दिया जाता है और वो पैसे उनको मिलते नहीं है। ऐसे ही एक आध बार तो ठीक है, आप इंट्रोड्यूस होने की खातिर या अपनी प्रमोशन की खातिर ये कर लेंगे, लेकिन तसलसल से ये काम ठीक नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का सिला जो है वो आपका पसीना खुश्क होने से पहले मिल जाना चाहिए और अच्छा मिलना चाहिए। अच्छा शाह साहब, आप वफाकी वज़ीर और वफाक में हमें काम होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन सूबों के साथ आपके मामलात क्या चल रहे हैं? क्योंकि इस्लामाबाद के बासियों को तो ये मौका मिल रहा है कि वो यहाँ पर आगे हेरिटेज को देखें और उसको प्रिजर्व करें, लेकिन बाकी शहरों की क्या सूरत हाल है? बाकी सूबों में भी कुछ काम चल रहा हो, इस किस्म के मेले हों तो ज़रूर बताएं हमें। एक तो 2008 में जब ये डेवोल्यूशन का सिलसिला चल रहा था तो कुछ मेरे दोस्त सियासतदान इसमें इन्वॉल्व थे, उनसे मैं अक्सर कहता था कि आप प्लीज़ कल्चर और एजुकेशन को डिवॉल्व ना करें, इसलिए कि इसके नताइज बड़े मतलब मनफी होंगे। और वही हुआ कि अक्सर हेरिटेज या कल्चर के हवाले से सूबों का जो पोटेंशल था वो और भी कम होता गया। बिल्कुल पहले मरकज़ की वजह से कुछ ना कुछ सिलसिला चलता रहता था, लेकिन कुछ सूबे जैसे सिंध है उन्होंने बहुत तवज्जो से अपना काम किया है। जहाँ जहाँ रेलेवेंट लोग इन वजारतों में होते हैं या उन शोबों में होते हैं वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। अगर इन इदारों में इर्रेलेवेंट लोग हों जो इस काम से मुतल्लिक ही ना हो तो फिर उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो
काम को या उसकी आगे क्वालिटी लेके को बेहतर करें और आगे बढ़ा सकें। ज़रूरत इस बात की है कि मरकज़ का सूबों के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ हो। बावजूद डेवोल्यूशन के हमारी कोशिश ये है कि हम तमाम सूबों के साथ बहुत ही कुर्बत का ताल्लुक़ रखें और जहाँ जहाँ हम महसूस करते हैं कि हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए और हम कर सके, हम ज़रूर करते हैं। सही। शाह साहब, आपके पास भी वक्त कम है, लेकिन एक बहुत खास सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। आपको क्या लगता है कि आप आर्टिस्ट खुद भी हैं, कितना ज़रूरी है करिकुलम में आर्ट और कल्चर को इनकलकेट करना? बेइंतहा ज़रूरी है। हम कल्चर करिकुलम तैयार किया हुआ है, मैंने तैयार किया था एक इदारे के लिए। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम फेडरेशन के जो इदारे हैं प्राइमरी तक हम ये कल्चर करिकुलम इंट्रोड्यूस करें। इसके बगैर, जैसे मैंने पहले कहा कि ये आपकी शनाख्त है, आपको अगर पता ना हो कि आप कौन हैं तो फिर आप हवा में महल्लक रहते हैं और वल्नरेबल रहते हैं, किसी भी ऑनस्लाट के सामने आप गिर जाते हैं। अगर आपकी कल्चरल आइडेंटिटी मजबूत हो तो कौमी तशख़्ख़ुस जो है वो भी मजबूत होता है और आप पे हर तरह के हमले जो हैं वो आप उसको बिल्कुल ब्लंट कर सकते हैं और रिपेल कर सकते हैं और अपने मुल्क के लिए एक बहुत ही प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया जमाल साहब, आपके कीमती वक्त का। आपने हमें लोक मेला के हवाले से आगाह किया, आर्ट एंड कल्चर के हवाले से आगाह किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ख़वातीन और हज़रात, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि आप सबसे अपील है कि कौमी विरसे को सपोर्ट करें। आज से ऑनवर्ड जो है 12 तारीख तक ये जारी रहेगा। वीकेंड भी आ रहा है, जाएं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जाकर एंजॉय करें। बल्कि जो इस्लामाबाद के आसपास वासी हैं वो भी इस्लामाबाद में आएँ और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। सही। अच्छा दरजम, जब हम बात करते हैं कल्चर के हवाले से, म्यूजिक के हवाले से, तो एक गीत है, बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। और ये आवाज़ आते साथ ही बुलबुले सहरा रेशमा जी जो हैं, उनका नाम और उनकी जो है वो आवाज़, पर्सनालिटी, उनकी झलक और वो एक सहरा की वो मिट्टी की खुशबू जो और है, जो उनकी आवाज़ में दर्द था, वाह वाह, उसको हम महसूस कर सकते हैं। और 10 बरस आज बीत गए हैं उनको इस दुनिया से गए हुए, हमसे बिछड़े हुए, और उनके मद्दाह आज जो है उनकी बरसी मना रहे हैं। लेकिन उनके गाए हुए गीत आज भी बहुत लोग जो दुनिया में आए हैं और मौसीकी की तरफ रुख कर रहे हैं, उनका सहारा बन रहे हैं। और इसके अलावा भी क्या आवाज़, क्या खूबसूरत जो है वो अंदाज़ था। तो एक तफसीली रिपोर्ट तैयार की है लाहौर से वर्दा सलीम ने। मारूफ फोक गुलकारा रेशमा ने भारतीय रियासत राजस्थान में 1947 को जन्म लिया। गुलकारा रेशमा का ताल्लुक खाना बदोशों के खानदान से था, जो तकसीम हिंद के वक्त पाकिस्तान मुंतकिल हो गया। रेशमा ने अपनी फनी जिंदगी का आगाज रेडियो पाकिस्तान से सिर्फ 12 बरस की उम्र में किया। रेशमा ने बेशुमार लोकगीत गाए जो आवाम में बेपनाह मकबूल हुए। अजीम सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर रेशमा का गाया हुआ गीत हो लाल मेरी बेपनाह मकबूल हुआ। गुलकारा रेशमा के कई गीत पाकिस्तानी और भारतीय फिल्मों में भी शामिल किए गए। लोक गुलकार के तौर पर रेशमा ने अपनी पहचान न सिर्फ मुल्क बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी कराई। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारे इम्तियाज से नवाजा और बुलबुले सहरा का खिताब दिया। रेशमा 3 नवंबर 2013 को तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल। जी जनाब, रेशमा जी के हवाले से आप एक पैकेज मुलाहिजा फरमा रहे थे। क्या खूबसूरत आवाज़, क्या दर्द भरी आवाज़ और क्या ज़बरदस्त गीत उन्होंने गाए हैं, आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। और आर्टिस्ट की यही बात होती है कि वो रहे ना रहे, वो हमारे दिलों में ज़िंदा रहता है और अपने आर्ट के ज़रिए वो हमेशा ज़िंदा रहता है। हमेशा ज़िंदा रहता है, नो डाउट। बिल्कुल खूबसूरत बहुत बात की आपने। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ख़वातीन और हज़रात वापस आएंगे। कुछ अहम टॉपिक्स और कुछ अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद होगी। कहीं मत जाएँ, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें।
शब पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। और अब बात करते हैं पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के हवाले से, जिनको 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई थी कि वो पाकिस्तान से चले जाएं। इस पर हमने ये भी देखा कि तुर्कम बॉर्डर और चमन बॉर्डर से रज़ाकराना तौर पर बहुत से अफगान जो है वो वापस अफगानिस्तान चले गए हैं। हाँ। बिल्कुल। और अब पाकिस्तान की भी जो तरजीह है वो इनका महफूज इनखला है और इस पर भी पाकिस्तान काम कर रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि अगर 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की अगर नहीं पाकिस्तान को छोड़ेंगे, नहीं जाएंगे, तो उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त कर दी जाएगी। अब इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में माहिर अफगान अमूर मौजूद है हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से होंगे सर। ये फरमाइएगा, यकीनी तौर पर ये बहुत ज़रूरी इकदाम था जो उठाया गया और अब जिस तरीके से महफूज इनखला जारी है, पाकिस्तान को इसका डायरेक्टली बहुत फ़ायदा है। बहुत सारे इबहाम और बहुत सारी कैफियत ऐसी पैदा की जाती हैं जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान ज़बरदस्ती ये कर रहा है, सब कुछ ये बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो मैं आपके सामने ये सवाल रखूँगा, ये जो इनखला मुमकिन बनाया जा रहा है और तमाम वो गैर कानूनी तारकीन वतन जब यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे अपने मुल्क में, उनको सर कितना बेनिफिट होगा और वो खुद कितने फ़ायदे में होंगे उनके फ्यूचर के लिए, उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने जिस तरह कहा कि ये जो पाकिस्तान ने फैसला किया है ये उन गैर मुल्की शहरियों के बारे में है जो कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट्स, बग़ैर किसी वीज़े या दीगर जो रेफ्यूजीज़ कार्ड हो या वगैरह हो, उनके बग़ैर पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला है। और बड़ा मेरे ख़्याल में पाकिस्तान ने एक फरादिली का मुज़ाहरा भी किया कि बजाय इसके कि फौरी तौर पर इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, उनको 1 महीने की नोटिस दी गई ताकि इस दौरान वो अपने उनके कुछ अगर है कुछ इमलाक है, कुछ प्रॉपर्टी है वगैरह है, उसको वाइंड अप करके वो जो है अपने दिए चले जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्पेशली अफ़गानिस्तान साइड से या अफ़गानिस्तान का जो डायस्पोरा है उन्हें एक प्रोपेगेंडा शुरू किया और ये बात इस तरह प्रेजेंट की जाने लगी जैसे कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के जो महाजरीन है, जो कि रेफ्यूजीज़ है, जिनको बाकायदा रजिस्टर्ड किया गया है, उनके साथ POR कार्ड है या अफ़गान सिटीज़न कार्ड है, उनके ख़िलाफ़। हालांकि ये फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ नहीं है। आज भी आप देखें अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि बलूचिस्तान में जब 500 के करीब जो थे उनको होल्डिंग सेंटर लाया गया, उसमें 50% जो थे उनके पास कार्ड थे तो उनको छोड़ा गया, बाकी को जो है आगे बॉर्डर तक ले जाया गया। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये मैं तो प्रोपेगेंडे की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात आपने जो की, ये एक ऐसी बात है जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि अफ़गानिस्तान में मुसलसल लड़ाइयों की वजह से उनसे जो टेक्निकल हैंड्स है, जो एजुकेटेड हैंड्स है, वो वहाँ से निकल चुकी है। तो पाकिस्तान में जो सालों से रह रहे हैं यहाँ पे, ज़ाहिरी बात है ये जब वापस जाएंगे तो ये अपने मुल्क में कुछ ना कुछ जो है इनके पास स्किल्स है, ये ट्रेडिंग स्किल्स है, उनके पास दीगर जो है कोई मैकेनिक है, कोई मैसन है, मतलब कोई ना कोई उनके साथ कोई एक तजर्बा है पाकिस्तान में उन लोगों ने हासिल किया है। तो ये वापस जाके उस तजर्बे का जो फ़ायदा है वो अपने मुल्क को देंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान गुज़िश्ता 40 सालों से जो है वो कन्फ्लिक्ट में है, लड़ाई की हुए, मतलब है कि कई बैरूनी मुल्कों की तरफ से हमले हुए, अंदरूनी तौर पर जो है वो हालात ख़राब हुए। तो मैं समझता हूँ ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब ये लोग वापस चले जाएंगे तो इनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो ख़ुद अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोगों को हो। अब आपने बात की प्रोपेगेंडा किया गया है, प्रोपेगेंडा तो सिर्फ अफगानिस्तान की जानिब से नहीं बल्कि इसमें इंडिया का भी गठजोड़ है। और अगर प्रोपेगेंडा के हवाले से बात करें तो अब यहाँ पे पाकिस्तान का क्या किरदार होता है, ख़ास तौर पे लोगों के लिए, नहीं जर्नलिज्म में भी अगर बात करें फैक्ट चेक बहुत ज़रूरी है। तो ये तो जर्नलिस्ट कम्युनिटी को ये भी सिखाया जा रहा है पाकिस्तान में फैक्ट चेक के बारे में, तो इसमें पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? ये मेरे ख्याल में अभी ये जो प्रोपेगेंडा है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये ज़्यादातर वो जिसको हम अफ़गान डायस्पोरा कहते हैं, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वहाँ पे है, और वो शुरू ही से पाकिस्तान को वो टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो अपने ये नहीं कर रहे, क्योंकि सडनली इसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है और इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ने जो 40-45 साल
इन अफगान भाइयों को, बहनों को यहाँ पे रखा, बड़ी इज्जत के साथ रखा। अब ये वापस इज्जत के साथ चले जाए और वो पाकिस्तान से अच्छे यादाश्त या अच्छे मेमोरीज है उनके साथ चले जाए और इन दो ममालिक जो है मजीद करीब आ जाए। उनकी कोशिश यही है कि अफगानों के दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ एक नफरत पैदा की जाए और छोटी छोटी चीज़ों को, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों के साथ सोशल मीडिया पे 1 या 2 तस्वीर होंगी, यहाँ पे तो 30 लाख रेफ्यूजीज है जिसमें 15 लाख खवातीन है और इसी तरह बच्चे हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि और बस 3-4 इमेजेस पैदा किए गए हैं, वो कब के हैं ये भी किसी को पता नहीं है, लेकिन ये कहा बार बार बताया जा रहा है कि जैसे कि पाकिस्तान ज़बरदस्ती कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल मीडिया के जो लोग हैं वो भी यहाँ से ऐसी खबरें देना चाह रहे हैं जो उन ममालिक के लोग, जैसे कि मैं तो खोल के आपको पता है कि अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह पे एक एंटी पाकिस्तान है, एक ग्रुप है लोग जिनको बाकायदा उनके लिए, उनकी फीडिंग के लिए यहाँ से ऐसी खबरें दी जाती है जो कि हकीकत पर मबनी नहीं होती। हालांकि वज़ीर आज़म ने खुलकर कहा कि ये जो फैसला है ये गैर मुल्कियों और गैर कानूनी जो रहायश पजीर है उनके बारे में है। वज़ीर दाखिला ने बार बार ये बात कही, इसी तरह चारों सूबाई वज़राए आला ने ये बात कही, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, कश्मीर के वज़ीर आज़म, मतलब है कि हर लेवल पे फॉरेन ऑफिस से ये बात कही जा रही है कि जिसके साथ भी अगर कोई ज्यादती होती है तो उनके लिए बाकायदा हेल्पलाइन दिया गया है और बताया गया है कि ये जो फैसला है ये गैर कानूनी जो इल्लीगल यहाँ पे रिहाइश पजीर गैर मुल्की है उनके बारे, इंक्लूडिंग अफगान, क्योंकि जाहिर बात है उनको भी अपने में जाना है। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोपेगेंडे का एक मौसर जो है जवाब तो दिया जा रहा है, लेकिन काउंटर जो उनकी तरफ से हो रहा है मैं देख रहा हूँ कि उनको काफी इस वक्त जो है एक वाइड स्प्रेड नजर आ रहा है। ओके अच्छा हसन साहब, आपने जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया को यहाँ पर मेंशन किया, मैं एक और चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा जो मुझे नज़र आ रही है और मैंने इसकी मिसाल खुद आंखों देखी सूरत हाल है। हम लोग ये देखते हुए नज़र आए हैं कि आज से 2-3-4 साल पहले चले जाएं तो प्रॉपर्ली एक क्रैकडाउन किया गया था एनजीओज़ के ऊपर भी जो बहुत सारे बैरूनी एजेंडे पर काम कर रही थी पाकिस्तान में। अभी भी ऐसी एनजीओज़ हैं जो इंसानी हुकूक के नाम पर इस क्रैकडाउन और इस एक्शन को सही नहीं कह रही। तो हसन साहब मैं चाहूँगा ज़रा रियल पिक्चर तो सामने रखें और ये बताएं कि पिछले 40 साल से जो पाकिस्तान ने इनको यहाँ पर पनाह गुज़ीन किया हुआ था उससे उनको बहुत फ़ायदा पहुंचा, लेकिन हमने पॉपुलेशन के हिसाब में तो एक चीज़, लेकिन उसके अलावा जो हमने दुख बर्दाश्त किए हैं, जो हमने तकलीफ बर्दाश्त की हैं, जो रिसोर्सेज हमारे यूज़ हुए हैं और उसके बाद पाकिस्तान को अभी भी कितना नुकसान है इस वजह से कि गैर कानूनी लोग यहाँ पर बस रहे होंगे जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ज़रा ये रियल पिक्चर तो सामने रखें। देखिए मैं अक्सर मेरा इंटरेक्शन रहता है अफगान मीडिया के साथ और इसी हवाले से ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मैं उनको एक बात कहता हूँ कि आपको आज नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ने महीने का नोटिस दिया या इन लोगों को, मैंने कहा आप थोड़ा सा ये 4 डेकेड्स जो है मतलब है कि 40 साल से 45 साल से हमारे अफगान भाई पाकिस्तान में रह रहे हैं और वो सिर्फ पेशावर या क्वेटा में नहीं है। मैंने कहा जो ही वो तुरहम क्रॉस करते हैं वो कराची तक जो है वो रेस्टोरेंट की बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट की बिजनेस है, ये रास्ते में छोटे रेड़ियाँ वगैरह लगाई ये बिजनेस है, मैसनरी में वो है, डेली वेजेस में वो है, मतलब है कि जो हमारी जो फार्मिंग इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा है, जो कि इनफॉर्मल टाइप की इंडस्ट्री है, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वो काम कर रहे हैं और बड़े खुश हैं। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे अफगान भाइयों बहनों को कैंप्स तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि उनको खुली छुट्टी दी गई थी। जिस तरह मैं पूरे मुल्क में घूम फिर रहा हूँ, इस तरह हर अफगानी या आप है, किसी ने आपने नहीं देखा होगा किसी के एक बंदे को इसीलिए रोका होगा कि जी वो अफगानिस्तान है तो वो बस में सवार होकर कराची नहीं जा सकता है, लाहौर नहीं जा सकता है या इस्लामाबाद नहीं आ सकते है। नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट बात है, देखिए ईरान में भी अफगान गए, दीगर ममालिक में भी गए, वहाँ पे हमारे यहाँ अफगानों को बिल्कुल मेरी तरह और आपकी तरह उनको सब सहूलतें, वो तालीमी इदारे उनके लिए खुले थे और यही वजह है कि तकरीबन 1 लाख के करीब पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से अब तक जो है ना ये अफगान ग्रेजुएट्स है, उनके लिए सारे तालीमी इदारे खुले थे, उनके लिए सारे हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह जो थे वो खुले थे, उनके लिए हर एक फील्ड को ओपन किया गया था, जो कि मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क में रेफ्यूजीज़ को या दीगर मुल्क से जो लोग आते हैं उनको इतनी सहूलत नहीं दी जाती। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को अभी तक हाईलाइट नहीं किया गया है
और बड़ा पाकिस्तान में अफगान रेफ्यूजीज देखें, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड है कि एक मुल्क में 3 से 4 मिलियन लोग बाहर से आते हैं, वो एक कम्युनिटी में रहते हैं, लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि पाकिस्तानियों और अफगान के दरमियान जो है कहीं झगड़ा हुआ है, कहीं टेंशन आई है, बल्कि सब जो है जिस तरह आम अगर पाकिस्तानी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, जिस तरह अफगान वो एक नॉर्मल रूटीन रहा है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि उनको जो है मार्जिनलाइज किया गया हो या उनके साथ इम्तियाजी सलूक किसी भी स्टेज पे। पुलिस स्टेशन पे गए हैं तो कभी पुलिस ने नहीं कहा कि यार ये तो अफगान है, इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते, पाकिस्तानी को थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत से अफगान बाशिंदों को आज आप उनकी वीडियोस देखें, जब वो कहते हैं कि यहाँ पे तो हमें ये एहसास ही नहीं था कि हम पराये मुल्क में रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हसन खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया और एक क्लियर पिक्चर शेयर की हमारे साथ कि जो हमारे माइंड में कंफ्यूजन थी और बहुत से लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन थी कि वहाँ पे चीज़ें ऑपरेशनल नहीं है, जहाँ पे अफगान बाशिंदे वापस जा रहे हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स ऑपरेशनल है, वहाँ पे स्कूल और जो कॉलेजेस हैं वो ऑपरेशनल है, यानी कि वो जो बेसिक नीड्स हैं इंसान की वो डायरेक्टली जाते साथ पूरी हो जाएंगी। जब वहाँ पे अमन सुकून हुआ, ऑपरेशनल हुई चीज़ें, तो तब पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ा और अहम फैसला किया। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑपरेशनल हुई और हम बहुत खुश और एक्साइटेड हैं उसके हवाले से। इस हवाले से अरसे दराज से मैं इस खबर का इंतजार कर रहा था और अक्सर मैं फ्लाइट्स जो है वो इस तरीके से देखा करता था। सिविल एविएशन ने जी एक कामयाबी हासिल की और कामयाबी ये है पाकिस्तान में एयरपोर्ट की दुनिया में कि आज़रबाईजान एयरलाइन ने डायरेक्टली आज़रबाईजान बाकू से इस्लामाबाद जो है वो परवाज़ों का आगाज़ कर दिया है। आप लोग देख रहे हैं इस टाइम वाटर कैनन सल्यूट इसको कहा जाता है, जो किसी भी मुल्क में जब दूसरे मुल्क की पहली दफ़ा फ्लाइट लैंड करती है उसके एयरपोर्ट पर तो उसको वाटर कैनन ये सल्यूट दिया जाता है रवायती तौर पर। और ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रात को 2 बजे के मनाजिर हैं जहाँ पर पहली बाकू से आने वाली परवाज़ ने लैंड किया था। और आप लोगों को ये बताते चलें कि लाहौर कराची से भी हफ्ते में 2 फ्लाइट्स और इस्लामाबाद से भी 2 फ्लाइट्स जो हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड होंगी बाकू और इस्लामाबाद की, जहां पर बुध और इतवार को ये फ्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेशनल हुआ करेंगी। तो ये बहुत ही अच्छा और एहसन इक़दाम है सिविल एविएशन की तरफ से भी और तमाम तर हुकाम की जानिब से, जो भी ये हवाई दुनिया हवाई परवास से रिलेटेड है उनको ये पता होगा कि डेफिनेटली बहुत अरसे से इंतजार था, कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी पड़ती है। हमारा बरादर मुल्क आज़रबाईजान, वहाँ पर टूरिज़म भी बहुत फ़रोग पा चुकी है और पाकिस्तान भी टूरिज़म के लिए वहाँ पर जाते हैं और वहाँ के लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो सबको ये मसला होता था कि हम लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं और कनेक्टिंग फ़्लाइट की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल भी आते थे। आप एक जगह पर जाते थे, अगली फ़्लाइट का आपको 4-4, 5-5 घंटे इंतजार करना पड़ता था। जितनी देर में आप एक फ्लाइट लेकर पूरा वो सफर तय कर लें उतनी देर आपको सिर्फ किसी और मुल्क के एयरपोर्ट पर बैठे हुए इंतजार करना पड़ता था, वहां की कॉफी पीते हुए, वहां के स्नैक्स खाते हुए, और ये भी नहीं पता होता था कि एयरपोर्ट से बाहर जाने भी देंगे या नहीं जाने देंगे। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल जिन्होंने फील किए ना उनके लिए जो है उनको ये खबर समझ में आई। अच्छा, वैसे भी हमारे पास अगर 5-6 छुट्टियां और ये ज्यादातर वो लोग इस चीज को रिलेट कर सकते हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, 2-3 छुट्टियां ली, तो हम जो है हमारी तरह के लोग तो हम जो है ना बिल्कुल वो कर रहे होते हैं, अपने डेज काउंट कर रहे होते हैं, एक पूरा दिन जाने का, एक पूरा दिन आने का। तो जो घूमने फिरने का दिन है वो सिर्फ एक ही है। तो इसमें सबसे बेहतर ये होगा कि जो लोग जिनके पास कम टाइम होता है उनके लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स है। लेकिन हम लोग जो है ना वो नो डाउट इस तरीके से देखते हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रोजगार कमाने के लिए भी दूसरे मुल्क में जाते हैं और वहाँ पर जाके जो है ना वो पहचान बनते हैं। और जब पहचान बनते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और पाकिस्तान के कल्चर को भी फ़रोग दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे, उसी तरीके से हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे भाई जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम है। वैसे ही इटली जो है उसमें बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की बस्ती है। इटली में पाकिस्तानी आप इतना सीन है कि आप रोम में जो है वो उतरेंगे एयरपोर्ट पर, बाहर निकलेंगे तो आपको नजर आ जाएंगे टैक्सी ड्राइवर्स बेशुमार पाकिस्तानी जो है वो खड़े हुए हैं। फिर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे और मार्केट में पहुंचेंगे तो उनके सेंट्रल मार्केट में आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी पाकिस्तानी की दुकानें और खास तौर पर पाकिस्तानी वहां पर ऑर्गेनिक फूड के अंदर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी वहां पर ये फिशरीज के अंदर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक देखे कि कब्रिस्तान में गोरकन भी जो है वो पाकिस्तानी। अच्छा, अगर इटली और यूके की बात की जाए तो आप जब वहाँ पे जाते हैं तो आपको लगता है तो मिनी पाकिस्तान है, वहाँ पे पाकिस्तानी कुजीन जो है उसकी भरमार है। और सबसे खास बात यह कि हमें लगता है कि शायद हमारे खाने बहुत स्पाइसी हैं और जो फॉरेनर्स हैं वो इतने स्पाइसी खाने नहीं खाते, लेकिन कभी कभी वो वीक में 1 या 2 दिन खाने आते हैं क्योंकि इतने चटखारे खाने होते हैं ना वहाँ पे। हमारे इतना तो हम यहाँ पे बिरयानी जो है स्पाइसी नहीं बनाते जितने हम बाहर के जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। हम लोग बल्कि जितने भी डिग्निटीज पाकिस्तान में मौजूद
मौजूद हैं, जितने भी एक्सलेंसेस मौजूद हैं, वो जब उनकी तरफ डिनर होता है तो वो भी पाकिस्तानी कुजीन मस्ट रखते हैं, या आप जब उनके को किसी खाने पर लेके जाएं तो वो लाजमी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यार हमें यहाँ की लोकल चीज़ ट्राई करवाएं। फिर उन्हें बताया जाता है कि बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं तो वो बोलते हैं खैर है हम लोग ट्राई करेंगे, फिर ट्राई करते हैं। और बहुत सारे ऐसे डिग्निटीज़ मैंने देखे हुए हैं जो अपने जब मुल्क में थे ना तो बहुत जो है वो इजी सी और बड़ी ही फीकी चीज़ें खाते थे, और यहाँ पर ये नॉर्वेजियन एम्बेसडर, डेनिश एम्बेसडर अब बिरयानी के बहुत शौकीन है, नहारी के बहुत शौकीन है। तो ये सिलसिला इसी तरीके से जो है ना वो चलता रहता है। अच्छा, बेसिकली ये एक वे ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट भी होता है किसी को भी। जब आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आप उसको बुलाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उनकी जो कल्चर होता है उसको फ़रोग देते हैं, उनके जो खाने होते हैं उनको फ़रोग देने के लिए वही चीज़ें पेश कर रहे होते हैं। तो कभी भी किसी से जब हम मिले, हम जर्नलिस्ट भी जब किसी जगह पे जाते हैं तो कहते हैं ना, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो जहाँ भी जाए उनके कल्चर को आप अपनाने की कोशिश करेंगे ना तो वो उसके साथ बहुत रिलेट कर सकेंगे। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं थर्ड पार्कर गई थी एक कवरेज के लिए, और वहाँ पर मैंने अजरक ली हुई थी, तो वो बहुत खुश हुए देख के। तो ये जी जनाब, अब आगे रुख करते हैं फ़लस्तीन की सूरत हाल का। गज़ा की पट्टी पर जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है इसराइल की जानिब से, और हर रोज़ जब हम आपको अपडेट दे रहे होते हैं तो हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में हलाकतों में इजाफा हो रहा है। अभी भी अगर हम बात करें तो जो ज़ख्मी अफराद हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है, शोहदा की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। मजमूई तौर पर जो शहीद अफराद हैं उनकी तादाद जो है 8700 से भी तजावज़ कर चुकी है। इसके साथ साथ जो है हर 5 मिनट में एक बच्चे की शहादत हो रही है। पानी की फराहमी ख़त्म हो गई है, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। जो आलमी ताकतें हैं वो भी आवाज़ उठा रही हैं, अपने अपने सफ़ीरों को वापस बुलाया जा रहा है इसराइल से, लेकिन जो इसराइल की जुल्म ज़्यादती का सिलसिला है ये थम नहीं रहा। हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं तो कुछ मुल्की सफ़ीर होते हैं, कुछ इंसानी सफ़ीर होते हैं जो इंसानी हमदर्दी के लिए बढ़ चढ़ कर बहुत कुछ करते हैं। उसी में एक शख्सियत है, विमेन टेनिस स्टार हैं अनस जाबिर। उन्होंने बहुत सारे कंपटीशन वो जीत चुकी हैं। उन्होंने अपनी इनामी रकम का कुछ हिस्सा जो है ना वो फ़लस्तीनियों के हवाले और फ़लस्तीनियों के लिए करने को कहा। उन्होंने तबसरे में कहा कि दौरान ग़ज़ा बच्चों का जिक्र करते हुए बच्चों को नहीं देख सकते, तो वो उनका शॉट है, वो हम लोग देखते हैं। टेनिस स्टार ने बहुत ख़ास बात जो है हाईलाइट की है कि ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन एक्ट है। और अगर बात की जाए, जिस तरह हमने पहले भी प्रोग्राम में बताया कि हर 5 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। अब मवासलात का निज़ाम तो बहुत दूर की बात, बेसिक जो नीड्स हैं वो भी पूरी नहीं की जा रही। सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोज़ वायरल हुई, दिल दहला देने वाली वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी इस चीज़ का दर्द जाग रहा है। सोशल मीडिया पर एक बच्ची की भी वीडियो वायरल हुई है जहाँ पर वो इमदादी रकम दे रही है। इसके साथ साथ बहुत से ममालिक ने इमदाद का ऐलान तो किया है, लेकिन क्या अब करंट सिचुएशन है, दुनिया का नक्शा कैसे बदल रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में माहिर खारजा अमूर डॉक्टर मसूदुल हसन मौजूद हैं। डॉक्टर मसूदुल हसन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो गज़ा में जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है, इसका इख्तिताम देखते कैसे हैं आप? जी, सबसे पहले आपका बुलाने का शुक्रिया। मैं थोड़ी सी तहसीह करना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर महमूदुल हसन खान है, नॉट दी डॉक्टर मसूदुल हसन। जैसे आपने अपने सवाल में फरमाया, जी काफ़ी मुश्किल हालात हैं, इंसानियत दम तोड़ रही है, बच्चे सिलक कर मर रहे हैं, और पानी नहीं, खुराक नहीं, मेडिसन नहीं, इंसानी ज़िंदगी को तंग कर दिया गया है, और मजलूम, बेचार, बेआसरा फ़लस्तीन हर रोज़ दुनिया से जा रहे हैं। और टुडे आज तक तकरीबन 9100 फ़लस्तीनी इस दुनिया से कूच फरमा चुके हैं, जो इंसानी ज़मीर पे एक बोझ है, बड़े बड़े पावर ब्रोकर पर एक बोझ है कि किस तरह वो मैनिपुलेट करते हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, इंसानी जानों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इंसानी ज़िंदगी और जान का उनके नज़दीक कोई हकीकत नहीं। और ये एक दुख भरी दास्तान है इंटरनेशनल रिलेशंस में। जैसे आपने खुद फरमाया, आज सुबह ही बहरीन ने इकोनॉमिक टाइज को सस्पेंड कर दिया है, तुनिसिया ने नॉर्मलाइजेशन विद इसराइल को ख़त्म कर दिया है, कतर ने भी अपने तजारती रुआबत को ख़त्म कर दिया है। जैसे आपके इल्म में होगा कि यूएस सेक्रेटरी फॉर स्टेट ब्लिंकन हैज़ ऑलरेडी लैंडेड इन इसराइल टू कन्विंस इसराइल कि वो कुछ देर के लिए ह्यूमैनिटेरियन पॉज कर दें, कि जिससे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट को
गाजा में भेजा जा सके। अब तक तकरीबन 260 ट्रक्स ह्यूमैनिटेरियन एड्स के वहाँ पहुँच चुके हैं, जो सिर्फ कुछ ही बेहतरी ला सके हैं, क्योंकि इंसानी अलमिया इतना ज़्यादा है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि क़यामत सुगरा है। तो इस लिहाज से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट कुछ भी नहीं है। इलाकाई ममालिक जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और दूसरे, कतर, बहरीन, कुवैत, ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज किया जा सके, जिससे जो फंसे हुए गैर मुल्की पैलेस्टीनियन हैं या गैर मुल्की लोग हैं, उनको वहाँ से निकाला जा सके, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जा सकी। इन तमाम डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि तमाम सिलसिला आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं सफारती सतह पर। सफारती सतह पर ये सब कुछ करने से कुछ बनेगा? क्योंकि यूनाइटेड नेशन में भी मामला चल रहा है, OIC में भी चल रहा है, अरब लीग भी कर रहे हैं, बहुत सारे यूरोपियन ममालिक भी कर रहे हैं, सब कुछ नजर आ रहे हैं, रशियन भी कर रहे हैं, चाइनीज भी कर रहे हैं, UNGA में। ये जो सफारती एक प्रेशर पड़ रहा है, इससे क्या फ़ायदा होगा, और अगर फ़ायदा होगा तो कब तक होगा? ये आपका अच्छा सवाल है कि जो पावर डायनामिक्स है इंटरनेशनल स्टेज पे, दैट हैज़ ऑलवेज बीन रिफ्यूजिंग द यूज़ ऑफ डायलॉग, डिप्लोमेसी और डेवलपमेंट। अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो पावरफुल लोग होते हैं, जो ममालिक हैं, वो कोशिश करते हैं कि पावर के ज़रिए से, यूनिलैटरल इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शन के ज़रिए से अपने गोल अचीव कर सकें। अभी 2 दिन पहले हमारे मुस्तकिल मदबीन जो UN में थे, मनीर अकरम साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, जो विच विविडली रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तानी स्टैंड टूवर्ड्स पैलेस्टीन। पाकिस्तान ने कभी भी अपना स्टैंड टूवर्ड्स पैलेस्टीन नहीं चेंज किया, विच हैज़ बीन ऑन द 2 स्टेट सॉल्यूशन। और अनफॉर्चुनेटली इसराइल हैज़ बीन ऑन द अदर साइड, ऑन द स्टेट ऑफ डिनाइल परमानेंटली। कोशिश तो बहुत की जा रही है, पर मुझे इसकी कामयाबी के कुछ ज़्यादा इम्कान नज़र नहीं आते। फिर भी कोशिश करनी चाहिए तमाम मुस्लिम ममालिक को, ख़ासकर OIC को, अरब लीग को, पाकिस्तान, टर्की, ईरान और GCC को, कि किसी तरह इंसानी अलमिये को बंद किया जा सके। आपके इल्म में होगा कि हिज़्बुल्लाह के जो चीफ हैं शेख हसन नसरुल्लाह ने भी आज की डेडलाइन दी है कि इसराइल ट्रूस या पॉज कर दे, ताकि इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। तो लेट्स सी ब्लिंकन की जो विजिट है वो क्या अचीव करती है। बिल्कुल डॉक्टर महमूद साहब, अगर हम बात करें अरब ममालिक की, तो सऊदी अरब ने भी इमदाद का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इमदाद इनफ है? क्योंकि अब तो रिहैबिलिटेशन की तरफ हम फोकस करें ना, लेकिन जो ऑलरेडी चीज़ हो रही है, जो ऑलरेडी वहाँ पे बमबारी है, चाहे वो फिजाई हो, बरी हो, बहरी हो, उसको रोका तो नहीं जा रहा। ये बिल्कुल सही कहा आपने, और इमदाद ही हर चीज़ नहीं है। इमदाद से बढ़कर भी कुछ इकदाम उठाने पड़ेंगे, खुसूसन टर्की को, कतर को, सऊदी अरेबिया को भी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ये चल रहा था कि बोथ द कंट्री वर वेरी नियर टू नॉर्मलाइज्ड टाइज विद ईच अदर, पर उसको बड़ी ज़रब लगी है इस जारी सारी क्राइसिस है, जो ह्यूमन क्राइसिस है, जो डिप्लोमेसी की फेलियर है, क्योंकि 1967 टू ऑनवर्ड, बल्कि उससे पहले भी फ़लस्तीन बुरी तरह पिस रहे हैं, जुल्म और ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें अगर कोई रोल प्ले कर सकता है या करेगा तो चाइनीज़ और रशियन करेंगे, क्योंकि उन्होंने 2-3 जो हालिया थी UN की सिक्योरिटी जो मूव बाय दी इनिशिएटेड बाय दी यूरोपीय यूनियन और USA, उसको वीटो किया था, और कोशिश अभी तक जारी है, क्योंकि अभी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे चाइनीज वैंग, he was in Washington DC, और one of the main agenda of this visit was to how to secure or maintain the de-escalation which is going on right now.
ऑलराइट वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर महमूद हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरीके से डॉक्टर साहब फरमाए थे रशिया और चाइना अहम किरदार अदा कर सकते हैं, हमने ये भी देखा कि रेबेलियन फोर्सेस बड़ी एक्टिव हैं, वो भी अपना कुछ ना कुछ किरदार अदा कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे, एक नई तहकीक हमारे सामने मौजूद है, नई रिसर्च। हम लोग आपके साथ आने वाली रिसर्च जो है वो शेयर करते थे कभी, कैसे आप लोग जब सोते हैं तो सोने से आपके चेहरे के खदोखाल तब्दील हो जाते हैं, लेकिन आज भी हम कुछ चेहरों के खदोखाल और फीचर्स के बारे में और कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो तासुरात किसके एक्चुअली हम बचपन में ना छोटे बच्चों को कहते थे आओ तुम्हें बिल्ली बनाए, तो हर बच्चा जरा डिफरेंट जो है ना वो बिल्ली बन जाता था और वो बड़ा डिफरेंट तरह से बनता था। तो हर बिल्ली के एक्सप्रेशन डिफरेंट होते हैं, अगर आप उसे डरते हैं तो वो बड़ी डिफरेंट एक्सप्रेशंस देती है। तो क्यूट से भी हमारे पास ये जो है ना तासुरात मौजूद है, कभी बिल्ली के रोने वाली शक्ल, कभी मासूमियत वाली शक्ल जो है, कभी ये जो खूनखार शक्ल है और कभी ये बड़ी हैरानी वाली शक्ल मौजूद है, स्माइलिंग सा फेस है। और जो पेट लवर है और जो बिल्लियां जिन्होंने रखी हुई है उनको तो बड़ा प्यार आ रहा होगा बिल्लियों को। अच्छा, रिसर्च ये है कि लॉस एंजलिस के एक कैफे में जो है ये मुहक्किकीन ने जो है रिसर्च की है, उन्होंने बताया कि 276 मुख्तलिफ जो है ना वो तासुरात बिल्ली के नोट किए गए हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि बिल्लियों में कुछ तासुरात इंसानों से भी मिलते हैं, और माहिरीन ने इसकी वजह इंसान और बिल्लियों का 10,000 साल पुराना ये जो दोस्ती का ताल्लुक है इस वजह से कहा है कि बिल्ली बहुत अच्छी लर्नर है और वो देख के जो है ना अडॉप्ट करती है। तो मुझे बड़ी अच्छी खबर ये लगी थी, इसलिए मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर कर लें। जी ऐसा होता भी है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा बिल्ली बहुत अच्छी लर्नर है, तो हम जो है ना उनको सिखाते हैं और वो ट्रेन भी हो जाते हैं। अब जरा आगे चलते हैं और बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से। जब हम पाकिस्तान से जाते हैं ना तो हम दूर से देखते हैं कि पाकिस्तानी या एशियन कौन नजर आ रहा है, तो जब हमें जैसे कोई नजर आता है तो हम बड़ा रिलेट कर रहे होते हैं। अब बात ये है कि जब हम रिलेट तो करते हैं और अपने वतन से दूर जाते हैं तो उन लोगों से हमें ज्यादा प्यार हो जाता है जो हमारे अपने देश के होते हैं, और अपने लोगों के साथ जब हम रहते हैं तो वो जो प्यार मोहब्बत जो एक कम्युनिटी बिल्डिंग होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। और जब हम पाकिस्तान वापस आते हैं तो उसे मिस करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है, जब हम सब पाकिस्तानी हैं, जब हम सब एक साथ रह रहे हैं, तो हम उस तरीके से क्यों नहीं मिलजुल के रहते हैं, इस तरह हम बाहर जो है ना वो प्यार मोहब्बत करते हैं। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में एक फेडरेशन रन कर रहे हैं, पाकिस्तान फेडरेशन के नाम से, और ये मुकीम है इटली में। तो हम इनसे जानेंगे कि इटली में रिहाइश पजीर पाकिस्तानी कम्युनिटी की क्या एक्टिविटीज़ हैं, कैसे वो फ़रोग दे रहे हैं कल्चर को। हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे मेहमान जनाब आसिफ रजा साहब, ऑल द वे फ्रॉम इटली। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आसिफ साहब फरमाइएगा, पाकिस्तान फेडरेशन का ख्याल कब आया? पाकिस्तानी कम्युनिटी तो हर जगह पे बसती है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करती है, लेकिन पाकिस्तानी फेडरेशन का मकसद पर्पस है क्या? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों का, तमाम पाकिस्तानियों को सुबह खैर। जनाब यहाँ पे हम तकरीबन पाकिस्तानी कम्युनिटी पिछले 20-25 साल से रह रही है, 30 साल से ज़्यादा पाकिस्तानी है। तो इटली एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत थोड़ा सा फैला हुआ है, और जो इमिग्रेंट्स आए थे वो पूरे इटली में फैल गए। तो हर इलाके के जो लोग थे उनकी चाहत थी, वो अपने तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी थोड़ा सा था कि इन सबको कोऑर्डिनेट किया जाए ताकि उनके मसाइल के हल के लिए एक प्लेटफॉर्म हो जो नेशनल लेवल पे एक काम करे, और इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो हमारे जो नेशनल मसाइल हैं उनको हल करवाए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो इस वजह से हमने जितनी भी एसोसिएशंस थी जो अपने मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही थी उन सब को ज्वाइंट करके एक फेडरेशन की शक्ल दी, और उसके थ्रू फिर हमने जितने भी हमारे नेशनल मसाइल थे जो नेशनल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या नेशनल इटालियन गवर्नमेंट के साथ थे उनको हल करवाने के लिए कोशिश की। सही। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बेसिकली आप लोग जो है कौन कौन से मसाइल होते हैं उन पे फोकस रहते हैं? समटाइम्स तो ये होता है कि एजुकेशन से रिलेटेड मसला है, उससे बड़ा इशू ये है। आजकल अगर आप यूरोप जाएं तो सबसे बड़ा इशू तो आपको अकोमोडेशन का होता है। तो इस तरह की चीजें भी हल की जाती हैं या इसके साथ साथ क्या किया जाता है? मसाइल जो भी इटली में इंटर होता है उसके पहले दिन का जो मसला होता है कि उसने जाना कहाँ है, वहाँ से लेके और जब वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है तो उसकी जो फैमिली का यहाँ आना या उसके जो बाकी मसाइल हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ऑफ इटली के साथ, तो उनके हल तक, यानी कि आप अगर फर्स्ट स्टेप लेते हैं और एंड तक मसाइल तो ख़त्म नहीं होते, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उन सब मसाइल का अहाता करें और उनके हल के लिए किसी भी जगह पे अगर किसी पाकिस्तानी को ज़रूरत हो हम उसकी मदद कर सकें। तो ये तो एक बहुत बड़ा। अच्छा आसिफ साहब, ये बताइए कि इसके अलावा कल्चर के फ़रोग के लिए कोई काम कर रहे हैं आप वहाँ पर, या वो अभी तक निगलेक्टेड है?
नहीं, कल्चर का भी बहुत सारे प्रोग्राम हम करते हैं। एनुअल प्रोग्राम होते हैं, उसमें ईद मिलन पार्टीज होती हैं, हमारे कल्चर शो होते हैं, कल्चरल मेले होते हैं। जब जैसे ही मौसम बहार या गर्मियों का मौसम आता है तो बहुत सारे शहरों में हम कल्चरल इवेंट करवाते हैं, जिसमें हम अपनी जो है अपना कल्चर, अपना कह लें अपना म्यूज़िक, अपने लिबास, अपना खाना और अपने जो रवायती खेल हैं, उसमें कबड्डी है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है और बहुत सारे रंगारंग प्रोग्राम है। ये सारा कुछ हम करते हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी इटली जो बड़ी डायनामिक और बड़ी। ठीक है, ठीक है। आसिफ साहब, इटली में मुकीम जो पाकिस्तानी, आप जल्दी से बता दें कि आपका ऑफिस या लोकेशन कहाँ पर है। अगर वो आपसे रब्ता करना चाहें, कोई हेल्प हो तो कैसे आप लोग उनकी मदद करेंगे? जी, फेडरेशन का हेड ऑफिस तो बोलोनिया में तकरीबन जो सेंटर में आता है इटली के, और जो इसका नेटवर्क है वो पूरे इटली में है। वो चाहे आप मिलान में बैठे हैं या आप रोम आते हैं, तो जहां भी आप पाकिस्तान फेडरेशन इटली को कॉल करेंगे वहां आपका इनका नेटवर्क आपको मिलेगा। चाहे आप नेपल्स चले जाएं, साउथ में, नॉर्थ में, कहीं भी आप चले जाएं, तो हमारा नेटवर्क इंशाल्लाह है। हमारी एसोसिएशंस काम कर रही हैं और पाकिस्तानी को फैसिलिटेट कर रही हैं हर मौके। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपके कीमती वक्त, और खास तौर पे ये उन लोगों के लिए बहुत खास है जो अभी इटली जाने का प्लान कर रहे हैं। तो हम जब भी कहीं जाने वाले होते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारी कम्युनिटीज़ कहाँ पे बेस्ड है, कहाँ पे हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, कहाँ पे हम जो छुट्टी होगी, कोई ऐसा त्यौहार होगा, तो लोगों के साथ अपना दुख सुख शेयर कर सकेंगे। तो आप आसिफ साहब से जो है ना वो रब्ता करें। हम तब तक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे हमारे साथ। जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद। और आज जुम्मे का बाबरकत दिन है। जुम्मे के दिन कुछ मुख्तलिफ होता है, आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी और बरकत के लिए भी। तो आज के प्रोग्राम में क्या? बिल्कुल जी, आज हम लोग जिक्र करेंगे अदम बर्दाश्त के हवाले से, कैसे इस्लामी माशरा जो है वो जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दुनिया को दी है, उसके ऊपर अगर हम अमल पैरा हों, उसवा हुस्ना को अगर हम फॉलो करें, तो कैसे हम लोग ये तमाम तरह जिद्दत की दुनिया में बगैर भटके हुए और इतनी इन्फॉर्मेशन को लिए हुए, रॉ डाटा को साइड पर रखते हुए, कैसे हम लोग जो है ना अदम बर्दाश्त को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू करने से पहले तिलावत कलाम पाक के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कारी मुदस्सिर अरहम नईमी साहब। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तिलावत कलाम पाक। जी कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान। वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल-अर्ज़ वضعها للأنام فيها
ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। कारी मुदस्सर अरहम नईमी खूबसूरत से सूरह रहमान की तिलावत फरमा रहे थे। और ख़वातीन व हज़रात, यकीनी तौर पर कुरान करीम में सूरह हूद में अल्लाह ताला का इरशाद बारी ताला है कि जो लोग साबिर हैं उनके लिए बेशक इनामात हैं और उनके लिए बख्शिश का सामान तैयार किया गया है। तो ख़वातीन व हज़रात, ये जो तमाम तर सूरत हाल है, हम लोग देखते हैं कि हमारे आस पास बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन है और उसकी वजह से हम अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाते हैं और हम लोग दरगुजर नहीं करते, हम लोग माफ़ी तलबगारी की तरफ जो है वो नहीं जाते। इसी वजह से बहुत सारे हम हुकूकुल इबाद जो है उनको पामाल कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करते हम अपनी रूटीन लाइफ में भी। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में मजहबी स्कॉलर इलामा इकबाल कादरी मौजूद है। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अब सबसे पहले एक खास सवाल जो कि मेरे जहन में भी आया जब हम सब्र और तहम्मुल के हवाले से बात करते हैं, बहुत से लोग जो सुन रहे हैं, सब्र और जबर आप किस तरह देखते हैं इसको इस्लाम की रोशनी में? सब्र और जबर ये दोनों तजाद हैं, अपोजिट चीज़ें हैं दोनों। लेकिन इस्लाम का जो एक मैसेज है वो ये है कि बर्दाश्त, बिल्कुल इसको जो है इसके ऊपर फोकस किया जाए। अगर हम देखते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरकात को, तो आप जैसा जो है बर्दाश्त का मुजाहरा करने वाला कोई शख्स नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही देखें कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं तबलीग करते हैं मक्का के अंदर, तो ताइफ की वादी में जब आपको पत्थर मारे जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा इसको फीलिंग से इसका ताल्लुक है, फील करें कि जो ताइफ की वादी है आज भी देखें तो कमो बेश 9 किलोमीटर तवील है, मुहीत है 9 किलोमीटर के ऊपर। तो जब ताइफ वालों ने पत्थर मारे तो रवायत में आता है कि हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ चलते जाते पत्थर मारते, आका अलैहिस्सलाम बैठने की जब कंडीशन में होते तो फिर जो ताइफ वाले जो उन्होंने नौजवान मारने के लिए मुकर्रर किए थे पत्थर वगैरह, तो वो दोबारा हुजूर अलैहिस्सलाम को खड़ा कर लेते। तो 9 किलोमीटर तक उन्होंने यही जुल्म व सितम किया। लेकिन हुजूर सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए कैसा जो है सब्र का मुजाहिरा आका अलैहिस्सलाम ने किया, कैसा बर्दाश्त किया कि उसी वक्त अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्ते नाजिल हो गए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें कि ये जो ताइफ की वादी है 2 पहाड़ों के दरमियान है, इनको आपस में मिला के ख़त्म कर दें। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत क्या है, सारे जिस्म से खून बह रहा है, पिंडलियाँ मुतवरम हैं, सारा जिस्म जख्मों से चूर चूर है, खून आलूद है, पाँव जूता सारा जिस्म। लेकिन ये दुआ करते हैं नहीं या रब्बल आलमीन ये मुझे नहीं जानते, इनको हिदायत अता फरमा। तो ये कोई शिकवा भी नहीं, कोई गुस्सा भी नहीं, बर्दाश्त किया। और फिर उसका महासल क्या हुआ कि फिर ताइफ की वादी से बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े जलील कदर ताबईन और बड़े बड़े, और एक डॉक्टर के बारे में मैं पढ़ रहा था, उनकी डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे हम, कि अमेरिका से हैं, इस्लाम कबूल किया। पूछा कि भाई आप इस्लाम की कौन सी चीज़ से मुतासिर हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ को देखा है कि जब आपने मक्का छोड़ा तो वो ताइफ वाले और जितने भी मक्के के यहूद और नसारा थे जुल्म करने वाले,
जब आक़ा फाते मक्का बन के आए, सारे डर गए, पता नहीं अल्लाह के रसूल हमारे साथ बदले के तौर में क्या करेंगे। तो आक़ा ने सबको अमान दे दी और ऐलान कर दिया जो अबू बकर के घर में आ जाए उसको भी अमान, सब यानी शेब अबी तालिब घाटी के अंदर 2 साल महसूर रखा और तबलीग नहीं करने दी, बहुत जुल्म सितम किया, लेकिन सबको माफ़ कर दिया। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम का जो बर्दाश्त करना है, ये इससे मैं सेटिस्फाई होके मुतासिर होके तो इस्लाम कबूल। अच्छा अल्लामा साहब, ये फरमाइएगा कि आजकल जो अदम बर्दाश्त के हमारे रवैये हैं, चाहे हम लोग देखें तो नौजवानों के अंदर बहुत सारा है, और हम लोग देखें तो आजकल के माहौल की वजह से हमारे वालिदैन के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। इस्लाम के एतबार से उसवा हुस्ना को देखते हुए, कुरान करीम को देखते हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं कि ऐसी कंडीशन में करना क्या चाहिए, और आजकल हम कैसे अपने दिमाग और अपने दिल को जो है ना इन तमाम चीज़ों से महफूज रखें? सबसे पहले तो अल्लाह ताला की रहमत पे यकीन होना चाहिए, और दूसरा नॉलेज होना चाहिए दीन का, इस्लाम का, कुरान का, हदीस का। देखिए ना, एक शख्स सवाल करता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा गुलाम गलतियाँ बड़ी करता है, बड़ा समझाता हूँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसको माफ़ कर दिया करो, दरगुजर किया करो, बर्दाश्त करो। तो या रसूल अल्लाह एक दिन में कितनी दफ़ा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर वो 70 दफ़ा भी एक दिन में 70 गलतियाँ भी करे तो